आज हम भाषा के अंतर्गत भाषा में बोलने एवं सुनने की जो भूमिका अर्थात कार्य की उसकी भूमिका होती है, भाषा के जो काम होते हैं, भाषा के जो कार्य होते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कहा गया है इसमें फर्स्ट लाइन में ही कि इस सृष्टि का जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, भगवान है, विधाता है, उसी प्रकार मानव भी अपनी सृष्टि का निर्माण करता है, मनुष्य भी उसी तरह से अपनी सृष्टि को बनाता है। वह अपनी चेतना, संपन्नता, बुद्धि एवं वाणी की सहायता से आज भी दुखदाई, मतलब जो उसके जीवन में दुखदाई या प्रतिकूल ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो कष्टदायी होती हैं, उन्हें ढकेलता हुआ अर्थात उनका निर्वाह करता हुआ नया निर्माण करता चला जाता है, उसमें संलग्न रहता है। तो इस सृष्टि निर्माण से संबंध विचार जो होते हैं उनकी श्रृंखला का विनिमय अर्थात आदान प्रदान का जो लेखा है वही भाषा का है, वही उसी को भाषा कहा जाता है। मनुष्य अपनी आकांक्षाओं अर्थात जो उसकी इच्छाएं, वृत्तियां, जो उसके अंदर प्रवृत्ति जो उसकी होती हैं, मनोगत भावों का प्रकटीकरण, भाव मुद्राओं, मतलब जो उसके मन के भाव हैं उन्हें प्रकट करना, भावों की मुद्राएं, संकेत तथा ये क्या करता है, भाषा के द्वारा ही प्रदान कर सकता है, एक दूसरे को बता सकता है। विशेषतः भाव, मुद्राएं एवं संकेत भाषा के ही रूप हैं। मतलब ये जो मुद्राएं होती हैं एक तरीके से, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला इशारों से करके रोकता है ट्रैफिक को, उस तरह से जो संकेत करता है वो क्या है, एक मुद्रा बनाता है हाथ से, हाथ की इस तरह से रोकना है उसको, तो वह संकेत भाषा का ही रूप है एक तरीके से। अब है परंतु वाणीगत भाषा को ही हम भाषा की संज्ञा मुद्राएं देते हैं, मतलब भाषा का नाम देते हैं जो वाणी से हमारे बोली जाती है। यह भाषा सर्वमान्य, सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सभी के द्वारा मानी गई है, सब जगह ये प्रचलित है और सभी देशों में इसकी श्रेष्ठता भी है, मतलब हर तरह से इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है जो वाणी से बोली जाती है। क्योंकि भाव मुद्राओं एवं संकेतों द्वारा सूक्ष्म भाव का प्रकाशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो भाव की मुद्राएं हैं और संकेत हैं उनके द्वारा भाव का प्रकाशन नहीं हो सकता। उनका क्षेत्र संकीर्ण है, उनका क्षेत्र कैसा है, छोटा है, उनका संकलन नहीं किया जा सकता, उन्हें मतलब लिख कर नहीं रखा जा सकता। जो मुद्राएं होती हैं वे क्षणिक और अस्थायी होते हैं। वह अभी बना लिया आपने, कोई मतलब किसी तरीके से आपने किसी बच्चे को इशारे से समझा दिया तो अभी इशारे से उस बात को समझा देंगे, लेकिन उसको स्थायी रूप से रखा नहीं जा सकता, वह स्थायी होता है। अतः हमारे मनोभाव को शीघ्रता, निश्चितता, स्पष्टता के साथ शब्दमयी अर्थात शब्दों के द्वारा भाषा ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरों तक भाषा ही इस बात को पहुंचा सकती है। परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है, अर्थात समय हमेशा बदलता रहता है और प्रकृति भी हमेशा परिवर्तित होती रहती है, तो यही हमें भी प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। वह परिवर्तन ही प्रवाहमान है, जीवन प्रवाह का पथ विस्तारक है, अर्थात रास्ते का विस्तारक है, तथा विभिन्न समाज, संस्कृति, आचार, विचार, व्यवहार एवं भाषा को गतिशील कर देने वाला चक्र है। देश एवं काल के अनुसार भाषा का भी एक स्वरूप नहीं रह पाता, मतलब जैसा देश होता है या समय होता है वहाँ के हिसाब से भाषा बदलती रहती है, उसमें प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक देश में एक भाषा का ही प्रचार नहीं रहता, क्योंकि जैसे भारत है, भारत में विदेशी लोग भी आते हैं, अमेरिका के लोग अगर आ जाएं तो यहाँ पर तो अमेरिका की भाषा बोलेंगे, तो किस तरह से अन्य देशों की भाषाएं भी यहाँ सम्मिलित होती रहती हैं, अपितु उसके साथ अन्य भाषाओं का प्रचलन रहता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि मातृभाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसका पाठ्यक्रम में क्या स्थान होना चाहिए। मातृभाषा का हमारा जीवन है जो उसमें क्या महत्व है, और पाठ्यक्रम में जो हमारा जो सिलेबस होता है उसमें उसका क्या स्थान होता है। अब हम देखेंगे भाषा एवं उसके कार्य। आत्मनिर्देशन हेतु एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को किसी भाषा का अवश्य प्रयोग करना पड़ता है। मतलब जो
अपने आप को प्रस्तुत करना है, प्रकट करना है, मनुष्य जब करेगा तो उसे किसी न किसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है बोलने के लिए, बताने के लिए। परंतु अपने अंतर्द्वंद्वों, जो उसके मन में विचार चलते रहते हैं, उद्वेगों, जो उसके मन में विचार मतलब उठते हैं, जिन्हें वह जानना चाहता है, मन के भाव का अभिव्यंजन जितनी सुंदरता, सरलता एवं स्पष्टता एवं सुगठित रूप में अपनी मातृभाषा में किया जा सकता है, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। मतलब जो आप विस्तार या अपने व्यवहार को व्यक्त कर सकते हो केवल अपनी मातृभाषा, अर्थात जहाँ आपका जन्म हुआ है और वहाँ पर वह जो भी भाषा वहाँ प्रचलित होगी उसी हिसाब से आप अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अन्यथा समस्याएं होती हैं थोड़ा सा, मतलब बहुत ही सोच समझ के आप दूसरी भाषा में लिखेंगे। अपने समाज के शिष्टजन जिस भाषा में विचार विनिमय, कामकाज, लिखा पढ़ी करते हों वही मातृभाषा है। समाज जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उस जिस भाषा में विचार विनिमय करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, कामकाज, लिखना पढ़ना जो भी करेंगे, वही वहाँ की मातृभाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, मतलब जो बच्चा सबसे पहले अपनी माता से सीखता है और परिवार में या समुदाय में जहाँ वह रहता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, सही अर्थ में उस बालक की वही मातृभाषा है। किंतु उत्तर प्रदेश में जो गांव के बालक प्रारंभ में अपनी भावाभिव्यक्ति प्राय अवधि ब्रज भोजपुरी बोलियों के माध्यम से करते हैं। मतलब जो उत्तर प्रदेश है भारत का एक ज़िला, तो यहाँ पर क्या है कि बालक जो है प्रारंभ में अपने भाव की जो अभिव्यक्ति करते हैं वे अवधी ब्रज भोजपुरी बोलियों के माध्यम से करते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश के शिष्ट समाज के विचार विनिमय का माध्यम खड़ी बोली हिंदी है, अर्थात यहाँ की बोली जो है वह हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी। भले ही वे इन बोलियों में अपने विचारों को व्यक्त करते हों। उत्तर प्रदेश की मातृभाषा क्या है? हिंदी ही है, न कि कोई बोली विशेष, और छात्र को इसी हिंदी का ज्ञान कराना है। भाषा की गतिशीलता के कारण प्रत्येक भाषा की अनेक उपभाषाएं तथा बोलियां हुआ करती हैं। मतलब भाषा को गतिशीलता देने के लिए प्रत्येक भाषा में उपभाषाएं भी हैं और बोलियां भी हैं। इसी प्रकार मातृभाषा में भी अनेक उपभाषाएं और बोलियां सन्निहित हैं, वे भी इसमें हैं। वस्तुतः माता जिस बोली अथवा उपभाषा का बोलती जिस उपभाषा को बोलेगी वही बालक की मातृभाषा होती है। हम घर में अपनी प्रादेशिक बोली बोलते हैं, परंतु बाहरी व्यवहार में नागरिक हिंदी ही बोलते हैं अथवा लिखते हैं। अतः हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। यही हमारे विचारों और कार्यों का संकलन है, यही हमारे मस्तिष्क संस्थान का अभिन्न अंग है। इसी के द्वारा हम अपने आत्मरक्षा के भाव को व्यक्त करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप अंग्रेजी में अपने भावों को भाषा की उत्तर प्रदेश की क्या है? हिंदी है, और आप कहें कि बहुत अच्छे से हम अंग्रेजी में अपने भावों को विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये किसी भाषा की उपेक्षा की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है कि मातृभाषा है जो, उसमें आप अच्छे से वर्णन कर सकते हैं अपने भावों को और विचारों को। साथ ही वे सभी गुण जिनकी विद्यमानता योग्य नागरिक के लिए आवश्यक है, इसी के द्वारा सुगम अर्थात स्पष्ट चिंतन, स्पष्ट अभिव्यंजन, विचारों तथा क्रियाओं की यथार्थता, संवेगात्मकता एवं रचनात्मक जीवन की पूर्णता समुचित तथा विकसित रूप में मातृभाषा द्वारा ही अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो मातृभाषा के द्वारा ही इसे आप प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी गांव में आप गए तो वहाँ क्या है, किसी को अंग्रेजी आती नहीं और आपको बहुत अच्छे से अंग्रेजी आती है, तो आप वहाँ जाकर अंग्रेजी बोलने लगे तो उससे क्या किसी को आपकी बात समझ में आ जाएगी या किसी पर आपके विचारों का प्रभाव पड़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए तो वहाँ की जो मातृभाषा है उसके हिसाब से हमें वर्णन करना पड़ता है।
मातृभाषा में ही हमारी संस्कृति का इतिहास निहित रहता भी है। उसके द्वारा हम अपने घर, जाति और उन भाषा भाषियों से एक सूत्र में बन जाते हैं। मतलब अपने भारत के या अपने देश के लोगों से हम बंध पाते हैं अपनी मातृभाषा के रूप में ही, मातृभाषा से ही। क्योंकि मान लीजिए किसी को आप, जैसा भी पहले बताया मैंने कि किसी को अगर किसी अन्य भाषा में आप भाषण देने लगे और उन लोगों को वह भाषा आती नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है। उसके प्रयोग में हम अनुभव करते हैं कि हमारी निज की संपत्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास के हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने भी लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल। अपनी निज भाषा की उन्नति करो पहले, यही उन्नतियों का मूल है। मिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है वसूल। आप अपनी मातृभाषा के बारे में ही नहीं जानते हैं तो उसको मतलब कुछ भी आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे किसी को, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विद्यालय में सबसे पहले अपनी मातृभाषा को पढ़ाया जाता है। इस प्रकार मातृभाषा भाव प्रकाशन, मनोरंजन, ज्ञान, आनंद तथा भावनाओं की अभिव्यंजना, मस्तिष्क के विकास करने वाली भगवान की दी हुई सर्वोत्तम शक्ति है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और इसके द्वारा ही हम उसके समीप भी पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में मातृभाषा के अध्ययन के लाभ हम देखेंगे अब क्या होते हैं। मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का साधन है। मतलब मनुष्य के विकास का सबसे सर्वोत्तम साधन उसकी मातृभाषा होती है। इसमें भावों, क्रियाओं, सुंदर, स्पष्ट और सरल रूप से अभिव्यंजना करने की कला आती है। ठीक है, अपने भावों को, विचारों को आप बड़े अच्छे से इसमें प्रकट कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में। इससे बालक की मानसिक, संवेगात्मक शक्ति तथा नैतिकता का विकास होता है। बालक की मानसिकता का जो विकास बहुत अच्छे से होता है, संवेगात्मक, उसकी सीखने की शक्तियाँ, नैतिक विचार जो उसके हैं वो अच्छे से सीख पाता है। इसके द्वारा मस्तिष्क की शक्तियाँ अनुशासित हो जाती हैं, जिनसे बालक में उचित निर्णय, तर्क, विवेक तथा धारणा की गति में तीव्रता आती है। इसके माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य, भाव, काव्यानुभूति एवं रसानुभूति, चमत्कार आदि के समझने में भी दक्षता होती है। मतलब काव्य आदि को भी आप इस साहित्य को इसमें आसानी से समझ सकते हैं। इससे बालकों में अपने विचारों को धारा प्रवाह प्रभावशाली रीति से प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, यह शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ाती है। तो इसमें जो उपयोगिताएं हैं, गुण हैं, तो यह हमें मानना ही होगा कि मातृभाषा ज्ञान की आधारशिला है, वही हमारे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र, मतलब जो जहाँ के लोग होते हैं वहाँ की मातृभाषा को सबसे पहले महत्व दिया जाता है और उसी को पढ़ाया भी जाता है स्कूल में, जिससे बच्चे अपना विकास बहुत अच्छे से कर सकें और उनका ज्ञान बढ़ सके, उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। अब देखेंगे भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहली बात है इसमें बुद्धि भाषा को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? भाषा की दक्षता एवं योग्यता संबंध का जो संबंध है वो हमारी बुद्धि से अटूट होता है। बिल्कुल, भाषा की कुशलता उन बालकों से अधिक होती है जो बुद्धि में अधिक होते हैं। मतलब जिन बुद्धि अधिक की बात ये होती है कि थोड़ा उनको, मतलब उनकी ज्ञान उनको ज़्यादा होता है तरीके से। बर्ट ने अपने बैकवर्ड चाइल्ड में संकेत किया है कि जिन बालकों की बुद्धि क्षीण होती है वे भाषा की योग्यता भी कम रखते हैं और पिछड़े भी होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि बालक भाषा का प्रयोग उपयुक्त ढंग से करते हैं। मतलब जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है वे भाषा का बहुत अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे पिछड़े जाते हैं वो सही से अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग नहीं कर पाते। अब आता है जैविकीय कारक। जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसकी बनावट की भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा बोलने तथा समझने के लिए स्नायु तंत्र, वाक्य यंत्र की आवश्यकता होती है। बहुत हद तक इनकी बनावट तथा कार्यशैली तथा स्नायु नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारक। भाषा संबंधी विकास पर व्यक्ति जिस स्थान परिस्थिति में रहता है, आचरण करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसमें भाषा का विकास होता है। मतलब जैसी जगह वह रहता है वैसे ही उसके बोलने का तरीका हो जाता है। उदाहरण स्वरूप निम्न श्रेणी के परिवार व समाज के लोगों में भाषा का विकास कम होता है।
क्योंकि उन्हें दूसरों के संपर्क में आने का अवसर कम मिलता है। इसी प्रकार परिवार में कम व्यक्तियों के होने पर भी भाषा संकुचित हो जाती है। मतलब जिस तरह का परिवार होता है या जिस तरह का माहौल होता है, रहन सहन होता है, बच्चे वैसा ही बोलना सीखते हैं, वैसा ही प्रभाव उन पर पड़ता है। तो ये वातावरणीय कारक थे। अब इसमें वातावरणीय कारक में क्या क्या आते हैं? विद्यालय और शिक्षक। विद्यालय जहाँ बच्चा पढ़ता है और शिक्षक जो वहाँ के मुँह से पढ़ाने वाले होते हैं भाषा विकास में महती भूमिका निर्वहन करते हैं। मतलब जैसे वहाँ के शिक्षक होंगे वैसे ही वहाँ के बच्चे भाषा बोलेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है इस पर बच्चों का। मतलब भाषा जो होती है वहाँ की जिस तरह का, जैसे अगर दिखाया जाए कि जैसा अध्यापक बोल रहे हैं तो वैसे ही बच्चे बोलेंगे, उसी तरह से वे व्यवहार भी करते हैं। विद्यालय में विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं का सीखना तथा सिखाना भाषा के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में भाषा संबंधी विकास अच्छे से होते हैं। व्यवसाय एवं कार्य। ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं जिनमें भाषा का प्रयोग अत्यधिक होता है, जिसमें उदाहरण देख सकते हैं अध्यापन, वकालत, व्यापार। कुछ ऐसे व्यापार हैं जिनमें भाषा के बिना कोई कार्य नहीं चल सकता। अतः वातावरण के अंतर्गत इनको भी सम्मिलित किया गया है। मतलब पढ़ाना, इसमें भी बोलने का कार्य होता है। वकालत करना, उसमें बोलने का काम होता है। व्यापार करना, उसमें भी बोलने का काम होता है। ये तीनों क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें बोलने का ही काम होता है। तो इसलिए इनमें भाषा सही तरीके से आना बहुत जरूरी है। अभिप्रेरणा, अनुबंधन तथा अनुकरण। मनोविज्ञानों के विचार अनुसार भाषा संबंधी विकास अभिप्रेरण, सीखना, मतलब जहाँ से प्रेरणा मिली है बच्चों को सीखने के लिए, अनुबंधन एवं अनुकरण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि देखकर ही सीखते हैं बच्चे ज़्यादा और सुनकर। एक निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि बोलने वाले शिशु को प्रलोभन देकर स्पष्टभाषी बनाया गया। उसके बाद एक दूसरे निरीक्षण में शिशुओं को चित्र दिखाकर उनके नाम याद कराए गए। एक में तो मतलब बच्चे को लालच देकर उसे बोलना सिखाया गया और एक में चित्र दिखाकर बच्चों को उन्हें नाम याद करने सिखाए गए। यह भी प्रेरण के महत्व को प्रकट करते हैं। भाषण प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने पर छात्र को अधिक प्रभावशाली भाषा प्रयोग करने की भी प्रेरणा मिलती है। मतलब बच्चा जब भाषण देने पर जीत जाता है तो उसे भाषा का प्रयोग करना और अच्छे से आ जाता है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रलोभन, पुरस्कार एवं प्रेरणा के साथ प्रयत्न इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अनुकरण वास्तव में एक सामान्य प्रकृति है जो सभी को अभिप्रेरित करती है। क्योंकि मनुष्य कहीं से, मतलब बच्चे जो होते हैं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अनुकरण की प्रवृत्ति एक आंतरिक अभिप्रेरक होती है। मतलब ये अंदर से मनुष्य को या जो बच्चे होते हैं उनको प्रेरित करती है। कक्षा में अध्यापक की सुस्पष्ट साहित्यिक तथा शुद्ध भाषा का अनुकरण सचेतन अचेतन रूप में छात्र करते हैं तथा भाषा संबंधी विकास करने में सफल होते हैं। तो भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है अध्यापक की बच्चों पर, और मुख्य रूप से प्राथमिक अध्यापक का, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तभी वे ज़्यादा अच्छे से बोलना सीखते हैं। भाषा विकास में सुनने एवं बोलने की भूमिका। पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण मुख्य छात्र का भाषाई कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि में दक्ष बनाना होता है। इस दृष्टि से भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को अधोलिखित रूप में समझा जा सकता है। तो सबसे पहले सुनना कौशल है इसमें, क्योंकि भाषा में भी सबसे पहले श्रवण का ही आता है उद्देश्य। छात्र को सुनने के कौशल में दक्ष बनाने की दृष्टि से हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित योग्यताएं विकसित करना है। गद्य एवं पद पाठों एवं प्रकरणों को ध्यानपूर्वक सुनना तथा उनमें निहित भावों एवं विचारों को समझना। जो गद्य और पद्य पाठ होते हैं, गद्य अर्थात कहानी आदि, पद्य कविता आदि, कविता वगैरह जो होती हैं, कविताएं होती हैं जो, उनको पद्य कहा जाता है। तो उनको ध्यान से सुनना और उनके जो भाव हैं उन्हें समझना। सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित प्रकरणों, संवादों, नाटकों आदि को सुनकर उनमें प्रयुक्त स्वर घात, बलघात, विस्मय, व्यंग्य,
हर्ष विषाद जैसे भावों को समझना, बोलने वाले की कथन शैली के अनुसार भावों को सुनकर समझना, कि जैसे सामने बोला जा रहा है, कविता पढ़ी जा रही, तो उनको बच्चे सुनकर समझ लें। उसके बाद क्या है, बोलना। बोलने के कौशल प्रवीण बनाने की दृष्टि से छात्रों को योग्यताएं प्रदान की हैं जो निम्नलिखित हैं। विभिन्न अपने प्रसंगों पर अपने विचार को आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट भाषा में प्रवाहपूर्ण ढंग से विव्यक्त करना, घोषणा, सूचना, निर्देश आदि को उचित बलाघातें और अवरोह के साथ बोलना, विभिन्न समस्याओं तथा मादक द्रव्यों के सेवन का दुष्परिणाम, पर्यावरण असंतुलन, लैंगिक असमानता, बाल श्रम, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, बेरोजगारी आदि पर अपने मौलिक विचार व्यक्त करना। घर, कक्षा, बाल सभा, समाज तथा राष्ट्रीय समारोह में अवसर अनुकूल अपने विचारों तथा भावों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। पूछे गए प्रश्नों का उचित तथा तर्कसम्मत ढंग से उत्तर देना। ये बोलना है, मतलब बच्चा जो इन विचारों में या अपने विचार जो भी हैं उसको उनको सही तरीके से प्रकट कर सके, इसका तात्पर्य यह है।